कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिस शख्स के साथ मैं आज बैठी हूँ, अगर वो हिंदी सिनेमा में नहीं होते तो क्या होता। जी हाँ, जिस शख्स के साथ मैं आज बैठी हूँ, उन्होंने अपनी आवाज़ और अभिनय के बल पर हिंदी सिनेमा को उस ऊंचाई तक पहुँचाया है जहाँ से पूरी दुनिया झुककर उनको सलाम करती है। मैं बात कर रही हूँ सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की। और हमारे साथ बैठे हैं बहुत सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स जो आपसे बहुत सारी सवालें पूछना चाहते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी। आपने कहीं ये, मैंने अभी आपके आर्टिकल में पढ़ा था कि आप बोल रहे थे कि जब आप यंगस्टर्स के साथ काम करते हैं तो आपको भी तेज रफ्तार से बात करनी पड़ती है, नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे। हर पीढ़ी के साथ ये होता है। हर पीढ़ी की आदतें अलग होती हैं, सोच विचार अलग होता है। और जाहिर है कि ये जो आजकल की पीढ़ी है, इनके सामने बहुत ऐसे यंत्र आ गए हैं, बहुत सी ऐसी सुविधाएं आ गई हैं जो कि आपका काम जो है वो बहुत शीघ्रता से बहुत जल्दी ख़त्म कर देती है। आपके पास, सबके पास कंप्यूटर्स है और कोई एक विंडो जो है वो बटन दबाने पे ना खुले तो आप सोचते हैं यार ये इसको फेंको बाहर, एक नया कंप्यूटर लो जो कि फट करके खिड़की खुल जाए। इन्फॉर्मेशन तुरंत मिलना चाहिए, आपका वायरलेस इमीडिएटली कलेक्ट ना हो तो आप नाराज़ हो जाते हैं। और शायद यही वजह है, ये मेरी धारणा है, हो सकता है मैं गलत हूँ, और शायद यही वजह है कि जितनी भी आजकल की पीढ़ी है उनके बोलने का ढंग जो है वो बहुत तेज़ हो गया है। कम्युनिकेशन जो है उसकी रफ्तार बढ़ गई है। हमारे ज़माने में 7-8 दिन लगते थे एक न्यूयॉर्क कॉल बुक करने के लिए, और फिर 7-8 दिन बाद वो ऑपरेटर बोलती थी तो उस बैठिए, इंतज़ार कीजिए, इतने बजे आएगा आपका कॉल। आज हम लोग यहाँ बैठे बैठे दुनिया के किसी कोने में भी बात कर सकते हैं। रफ्तार बढ़ गई है, और जैसे जैसे रफ्तार बढ़ी है आप लोगों के विचारधारा, किस तरह से आप एक दूसरे को बोलते हैं, वो भी बढ़ गई है। हमारे ज़माने में 10-12 लाइंस बोलते थे किसी चीज़ को व्यक्त करने के लिए। आजकल इनसे पूछिए कुछ तो कहें या कूल, ये रॉक स्टार। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत है, मैं कह रहा हूँ कि बात वही है लेकिन एक संक्षिप्त शब्द में सब कुछ आ गया है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कोयल, it's so wonderful to see you, in this attire, and just great the way that you conduct this show on this red couch in front of this beautiful audience. I mean, I really don't know how to describe you. उधर से कोई बोलेगा yeah, she's a rock star, yeah, that's it. But you said the same thing, वही चीज़ कही है, एक शब्द में बोल दी। आजकल की पीढ़ी, और हमारे साथ तो ऐसा है कि मैं जब फिल्म सेट पे होता हूँ तो वहाँ की जो आम उम्र है वो 25-30 साल की है और मैं 73 का हो गया हूँ। बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन कोशिश करता हूँ कि मैं उनकी सोच विचार के साथ चल सकूँ। जो लोग आप गाते हैं, करते हैं, खाते हैं, वो भी मैं कर सकूँ। होता नहीं है लेकिन कोशिश करता हूँ। आप होता नहीं है, आप खुद बताएं आपकी स्टैटिस्टिक्स ट्विटर, ब्लॉग और फेसबुक पे। और वो दूसरी बात है। दूसरी बात कहाँ है? वही तो चीज़ है, वही तो रफ्तार है। अच्छा, आप ये मानते हैं कि वो मेरी उम्र को कम करती है? बिल्कुल। आज ही जा करके उसको बढ़ाने वाला हूँ। अच्छा, और कितना बढ़ाएंगे? आप बताएं कितना हो गया है अब? ये आज कौन सा दिन है? ब्लॉग में हो गया है 2470 72 70 इतने दिन हो गए एवरी डे। हाँ, बजा सकते हैं। बजा दो यार। तैयार है ना? हाँ। उसके बाद मैडम फेसबुक है 1745 गेट रेडी। और फेसबुक, सॉरी ये ट्विटर था, ट्विटर पे इतना है। और फेसबुक पे 835, क्योंकि वो बाद में मैंने शुरुआत की थी। एंड ट्विटर पे ऑफ कोर्स आप तो रिकॉर्ड होल्डर हैं इंडिया में, आपके सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं। हाँ, कुछ ऐसा ही है। कुछ ऐसा ही नहीं है, ऐसा ही है। अब मैं तो आप ये नहीं बताएंगे ये वाला नहीं, मैं ये बाबूजी की कविता है, एक बहुत पहले लिखी थी उन्होंने। हमारी जो रफ्तार है उसके ऊपर, जीवन में जो जिस गति से हम लोग का जीवन चलता है उसके ऊपर उन्होंने लिखी थी, रश ऑफ लाइफ के ऊपर, कि जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला कुछ देर कहीं पर बैठ, कभी ये सोच सकूं कि जो किया कहा माना उसमें क्या बुरा भला। जिस दिन मेरी चेतना जगी मैंने देखा मैं खड़ा हुआ हूं इस दुनिया के मेले में, हर एक यहाँ पर एक भुलावे में भूला, हर एक लगा है अपनी अपनी देले में।
कुछ देर रहा, हक्का बक्का भौचक्का सा आ गया, कहाँ क्या करूं, यहाँ जाऊं किस जाऊं। फिर एक तरफ से आया ही तो धक्का सा, मैंने भी बहना शुरू किया इसे रेले में। कविता और लंबी है, बट इट जस्ट डिपिक्ट्स। इट्स शॉकिंग हाउ रेलेवेंट अभी तक ये कितनी और रेलेवेंट। बहुत से कवि और लेखक जो होते हैं वो अपने शब्दों में मूवमेंट या मोशन भी दे देते हैं। कई ऐसे शब्द होते हैं जिसमें कि आप शब्द का अगर उच्चारण करेंगे तो उसमें आपको एक ध्वनि भी सुनाई देती है। तो बाबूजी अगर ये कविता पढ़ते और जो पहली लाइन है वो बताने के लिए कि रफ्तार क्या है, तो वो इस तरह होती कि जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला कुछ देर कहीं पर बैठ कभी ये सोच सकूं जो किया कहा माना उसमें क्या बुरा भला। यू कैन एक्चुअली फील कि ये जो है रफ्तार चल रही है। फर्स्ट क्वेश्चन कि मन का हुए तो अच्छा और ना हुए तो और भी अच्छा। जी बट ये अपने जिंदगी में इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल लगता है। जी So, हाँ। आपका कुछ एडवाइस होगा इसके लिए? मैं शेरवुड में जब था तो स्कूल में जो एनुअल ड्रामा होता है उसमें भाग लेता था, और जिस साल मैंने भाग लिया उसमें बेस्ट एक्टर का मुझे एक पुरस्कार जिसका नाम था कैंडल कप। कैंडल उसके नाम पे है शशि जी के फादर इन लॉ, शशि कपूर जी के और फादर। उन्होंने आपको दिया था, राइट? उन्होंने नहीं, वो कप उनके नाम से अच्छा। था। तो वो मैं जीत गया था। अगले साल फिर जब एनुअल ड्रामा हुआ तो जिस तरह से भूमिका चल रही थी, मेरे लोगों ने कहा कि इस साल भी आप जीतेंगे। 2 दिन पहले मुझे मीजल्स हो गया और उन्होंने मुझे रोक दिया भाग लेने के। तो मैं बहुत निराश, 14 वर्ष की उम्र में हम लोग सब बहुत जवानी में निराश हो जाते हैं। तो मैं स्कूल में ही हॉस्पिटल था, वहीं पर भर्ती था। तो बाबूजी, क्योंकि हम पेरेंट्स वगैरह को बुलाते हैं एनुअल डे के लिए, तो वो दिल्ली से नैनीताल आए थे। उनको पता चला कि मैं बीमार हूँ तो वो साथ में बैठे मेरे, क्योंकि मैं वहाँ से सुन सकता था जो प्ले चल रहा है नीचे। सो इट वॉज रियली बड़ा बुरा था। हाँ, तो दिन भर बैठे रहे और उसी समय उन्होंने बताया कि मन का हो तो अच्छा, ना हो तो ज़्यादा अच्छा। मुझे भी समझ में नहीं आया कि ना हो तो ज़्यादा अच्छा कैसे हो सकता है। तो फिर उन्होंने कहा कि ये ईश्वर के मन का हो रहा है और ईश्वर जो है वो हमेशा आपके लिए भला चाहेगी, इसलिए वो ज़्यादा अच्छा होगा। अभी जो आप पिक्चर कर रहे हैं शमिताभ, इसमें ईगो क्लैश का एक थीम है। और जब हम यंग होते हैं ईगो तो बहुत बड़ा भी होता है, लेकिन आपकी ज़िंदगी देखी जाए तो ऐसा लगता है कि आपने ईगो को कभी डीमन नहीं बनने दिया, क्योंकि जब आप आउट ऑफ वर्क थे आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि आप अपने दोस्त से जाके बोलो कि मेरे लिए कोई पिक्चर बनाएं। ऐसा कभी हुआ आपके लिए असफलता के मौके में कि ईगो के साथ आपको हर एक की स्ट्रगल अपनी करना अपनी पड़ा? धारणा होती है, वो कैसे सोचें। मुझे तो कभी इस तरह से नहीं लगा, और ये बात तो गलत है। मेरे जीवन में एक ऐसा स्तर आया जब मैं बैंकरप्ट हो गया था। पैसे बिल्कुल नहीं थे, घर वगैरह हमारा गिरवी रखा दिया गया था, और तकरीबन 90 से लेकर के 100 ऐसे लोग थे जिनको पैसे देने थे। और तो वो बड़ी गंभीर घड़ियां थी। उस समय मैं सोचता था क्या किया जाए, कैसे निकले यहाँ से। और जब कोई उपाय नहीं आया तो मैंने सोचा कि मैं क्या हूँ। एक दिन रात भर नींद नहीं आती तो बैठे रहते, सोचते रहते थे। मैंने सोचा कि मैं एक कलाकार हूँ, मुझे अपनी कला करनी चाहिए। तो फिर अपने घर से मैं यश चोपड़ा जी के यहाँ गया, हमारे पीछे ही रहते हैं यहाँ पर, और मैंने उनसे कहा कि मेरे पास नौकरी नहीं है और ना पैसा है मेरे पास, मुझे काम दीजिए। और फिर उन्होंने मुझे ये फिल्म मोहब्बतें दी, जो इसमें शाहरुख थे। और फिर वहाँ से धीरे धीरे फिर कौन बनेगा करोड़पति आया, फिर धीरे धीरे और फिल्में मिलने लगी, और इसी तरह जीवन तो आगे ईगो बढ़ा। का सवाल तो आया ही नहीं यहाँ पे कि आप जाके ईगो किसी मेरी से समझ में पूछो। आता नहीं है। ये सीखने की बात है लोगों। सर, आपकी फिल्म कभी कभी का जो फेमस डायलॉग है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, वो तो हमने कई बार टीवी पर सुना है, बट आप वो डायलॉग हमें अब भी इस वक्त सुनाएं। आपके लिए सुना देता हूँ मैं, आप वहीं खड़े रहिएगा। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नरम छाँव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी, मगर ये हो न सका। और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है जिंदगी कुछ इस तरह जैसे इसे किसी की सहारे की आरज़ू भी नहीं। न कोई राह, न मंजिल, न रोशनी का सुराग, भटक रही है अंधेरों में जिंदगी मेरी। इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कभी खोकर। मैं जानता हूं मेरी हम नफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी।
पिछली सी बातें क्यों कर सर मैं इलाहाबाद की पैदाइश हूँ, सो जी, जी। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. बट मेरी एक रिक्वेस्ट है, सवाल नहीं है. इट्स आई रेड समवेयर कि आप एक लेफ्टी एंड आई वुड लाइक यू टू टेल द पेरेंट्स अक्रॉस द कंट्री एक बार कि बीइंग लेफ्टी इज नॉट अ बैड थिंग. डोंट फोर्स योर चिल्ड्रन टू बिकम राइट हैंडेड. जी. इफ यू वुड से इट, आई थिंक इट वुड हैव मोर इम्पैक्ट. ऐसी कोई बात नहीं है. कई बार ये एक पैदाशी चीज़ होती है. बच्चे को छोड़ देना चाहिए, वो जिस हाथ से ज़्यादा अपने आप को सहूलियत समझे. तो हमारे परिवार में बहुत सारे लेफ्टीज़ हैं. मैं भी लेफ्टी हूँ, मेरे भाई जो छोटे भाई हैं वो भी लेफ्टी हैं, अभिषेक भी लेफ्टी है, और ऐसा लग रहा है कि शायद आराध्या भी कुछ बाएं हाथ से ही करेंगे. मैं पता नहीं, अभी तय नहीं हुआ है. लेकिन मैं बहुत कई सालों तक अपने बाएं हाथ से ही लिखता था. फिर बाबूजी ने उसको बदला, कहा नहीं बाएं हाथ से मत लिखो, दाहिने हाथ से लिखो. तो मेरा दिमाग जो है वो थोड़ा सा बंट गया है. बहुत सारा काम जो है वो बाएं हाथ से करता हूँ, ज़्यादातर बाएं हाथ से करता हूँ, लेकिन लिखना जो है दाहिने हाथ से करता हूँ. हालांकि थोड़ा बहुत मैं बाएं हाथ से भी लिख सकता हूँ. और बॉलिंग लेफ्ट हैंड से करूँगा, बैटिंग राइट हैंड से करूँगा, टेनिस बाएं हाथ से खेलूँगा, टेबल टेनिस बाएं हाथ से खेलूँगा, बॉल किसी चीज़ को फेंकना हो वो बाएं हाथ से मारूँगा, किसी को मारना हो बायां बट ये थोड़ा सा. और कहीं मैंने पढ़ा, और ये बाएं हाथों के लिए है, कि अगर एक बाएं हाथ वाले को और एक दाहिने हाथ वाले को पट्टी बांध दी जाए आंखों पर और उससे कहा जाए कि भागो, तो जो बाएं हाथ वाला है वो अधिकतर एक सीधी लाइन में भागेगा. जो दाहिने हाथ वाला है वो थोड़ा बहक जाएगा, इधर घूम जाएगा. ऐसा कहीं मैंने बहुत पहले पढ़ा था, पता नहीं इसमें कोई साइंटिफिक सच्चाई है या नहीं, लेकिन ऐसा माना गया है. तो मेरा ऐसा विचार है कि बच्चे को छोड़ देना चाहिए. और ये कुछ पुरानी धारणाएं हैं और उनकी वजह होगी, और आप समझ सकती हैं, यहाँ पर उसका बयान करने की आवश्यकता नहीं है कि क्यों बाएं हाथ से नहीं करते हैं. लेकिन अगर कोई इंसान बाएं हाथ से पैदा हुआ है तो वो करे उससे. पिछली सी बातें क्यों करती हो शर्मा के, पिछली सी बातें, पिछली इरादे मैं सच करूं आते जाते, पिछली इरादे. Mr. Bachchan, you have been fabulous today, but we really cannot let you go without the Pidli song, so this is on the leaving note. What? I've still got to sing it? Yeah, you still got to sing. No, but